हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है एज लेंथ के ऊपर। वो भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेडियस रेशो की हेल्प से। सो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर रेडियस रेशो को स्टडी किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे आयनिक क्रिस्टल्स का। हम साथ ही साथ एज लेंथ देखेंगे। मतलब अगर आपको कैटायन का रेडियस और एनायन का रेडियस दे दिया जाए और एज लेंथ पूछ ली जाए तो आप बहुत ईजिली बता सकते हैं। सो उस टॉपिक पे चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर और उसके साथ स्टूडेंट्स आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाती है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के बाद हमारा लास्ट एंड फाइनल टॉपिक होगा डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। सो अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको बता रही थी भी रेडियस रेशो से हम एज लेंथ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको एग्जाम में क्या दिया जाएगा, आयनिक क्रिस्टल्स के लिए जैसे कि कैटायंस और एनायंस के रेडियस की वैल्यू दे दी जाएगी और एज लेंथ पूछ सकते हैं, या आपको एज लेंथ दे दी जाएगी और रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन पूछ लिया जाएगा। तो उस केस के लिए मैं आपके पास लेके आई हूँ एक टेबल की फॉर्म में, मतलब जो रेडियस रेशो हमने कैलकुलेट किया था, रेडियस रेशो आपको याद करवाया था मैंने एक टेबल की फॉर्म में। तो अगर हमें रेडियस रेशो की वैल्यू से हम एज लेंथ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और किस केस में कौन सी देखी जाती है हम वो भी डिस्कशन करेंगे, राइट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या नोट करना है, आपने लिखना है एज लेंथ फॉर वेरियस केसेस। हम एज लेंथ कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेडियस रेशो। सबसे पहला आता है भी अगर रेडियस ऑफ कैटायन टू रेडियस ऑफ एनायन यानी कि आर पॉजिटिव बाय आर नेगेटिव का जो रेशियो है हमारा, ठीक है, वो आता है 0.155। अगर तो रेडियस रेशो 0.155 आता है तो स्टूडेंट्स वो ट्रायंगुलर वाला केस होता था, है ना। और इसके अंदर एज लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, A इज इक्वल्स टू 2R नेगेटिव। अब आप एक और चीज़ मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था रेडियस रेशो की जो डेफिनेशन होती है, मैंने आपको ये भी कहा था जब भी वॉइड बनता है तो वॉइड कैसे बनता है। मान लो ट्रायंगुलर वॉइड बनना है तो क्या है, एक सर्कल ऊपर और दो नीचे है। वॉइड क्या होता है, एक ऐसा गैप जिसके अंदर हम एक और स्फीयर को प्लेस कर दे, है ना। एक ऐसा गैप जब एटम्स ज्वाइन करते हैं तब बनता है, तो उसके बीच में हम छोटा स्फीयर फिट करते थे। तो उसको मैं क्या बोलती थी, उसको मैं बोलती थी ना स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। स्मॉल आर क्या होता था, जो वॉइड फिट हो रहा है उस वाले स्फीयर का रेडियस। तो यहाँ पर आर पॉजिटिव वही लेते हैं और आर नेगेटिव बड़ा है साइज में बेसिकली, तभी हमारी ये वैल्यू आई है। अब देखो आर पॉजिटिव छोटा है और वो वॉइड की जगह पर होगा, यहाँ होगा हमारा जो है कैटायन, और ये क्या हो जाएगा हमारा सारे नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हमारी ऐसे अरेंज्ड होगी, और पॉजिटिवली चार्ज कहाँ होगी, बीच में होगी, छोटे से वॉइड में होगी। तो अगर मुझे इसकी एज लेंथ निकालनी है तो एज लेंथ ये होगी, ठीक है, A होगा, और A किसके इक्वल है 2R, किसके 2R के इक्वल है। और R कौन सा है, अब इस केस में R हमारे पास नेगेटिव है, नेगेटिव स्फीयर की बात हो रही है इसलिए मैंने R नेगेटिव लगाया। अब आपको पेपर में क्या पूछ लिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा एज लेंथ बताओ और आपको रेडियस दे दी जाएगी, एनायन की रेडियस दे दी जाएगी, तो आप एज लेंथ इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। A इज इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू जो रेडियस आपको दे दिया जाएगा। तो आप इस प्रकार से इस केस में तो क्या निकाल सकते हो, एज लेंथ निकाल सकते हो। आपको ये फॉर्म मैंने सिर्फ डायग्राम इसलिए दिखाया क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को होता है भी आया कहाँ से, डिराइव करना नहीं आएगा, जस्ट याद ही करना है। तो आप डायरेक्टली याद कर लोगे तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं करना अपने साथ में तो अभी डायग्राम भी ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ये तो अगर हमारा रेडियस रेशो 0.155 आता है। अब अगर हमारा रेडियस रेशो स्टूडेंट्स क्या है, 0.155 से लेकर 0.225 के बीच में लाई करता है। 0.155 से लेकर 0.225 के बीच में अगर रेडियस रेशो लाई करेगा तो हमारा किस प्रकार से देखने को मिलेगा। देखो जब भी इन दोनों के बीच में लाई करता है तो जो हमारा कैटायन होता है, या मैं कहूँ जो हमारी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती है ना, वो बड़ी होती है थोड़ी सी। तो वो अगर थोड़ी सी, देखो पहले केस में क्या था, वो छोटी थी, इस वजह से ये तीनों नेगेटिव वाले भी एक दूसरे को क्या कर रहे थे, टच कर रहे थे। लेकिन इस केस में पॉजिटिव वाली जो स्पीशीज है, पॉजिटिव वाला जो स्फीयर है, ये थोड़ा सा बड़ा है, जिसके कारण नेगेटिव वाले एक दूसरे से दूर दूर हो गए हैं और वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। इस केस में क्या हो रहा है, पॉजिटिव वाला ही नेगेटिव वालों को टच कर रहा है। अब मैं आपको बोलूँ, हमारा जैसे ये एनायन होता है और ये हमारा कैटायन होता है, तो इसके अंदर अगर मैं आपको बोलूँ तो
एनाइन और कैटाइन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, एनाइन और कैटाइन की इंटरेक्शन देखने को मिल रही है ना, देखो एनाइन कैटाइन एनाइन कैटाइन एनाइन कैटाइन, है ना। इस केस में किसकी इंटरेक्शन आपको देखने को मिल रही है, क्या इस केस में एक और चीज़ है, देखो एनाइन कैटाइन की तो है, साथ ही साथ नेगेटिव और नेगेटिव की भी तो है, मतलब एनाइन और एनाइन की भी तो इंटरेक्शन है। लेकिन सेकंड केस में देखो नेगेटिव और नेगेटिव वाला एक दूसरे को छू नहीं रहा, तो इस केस में एनाइन और एनाइन की इंटरेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। इस केस में सिर्फ एनाइन और कैटाइन की क्या है, इंटरेक्शन है। ये भी चीज़ याद रखना, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कौन सी इंटरेक्शन है। तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव वाले से छू रहा है, इस वजह से इसमें एनाइन और एनाइन की इंटरेक्शन है। साथ ही साथ नेगेटिव वाला पॉजिटिव को भी छू रहा है, छोटे से वाले को छू रहा है, तो एनाइन और कैटाइन की इंटरेक्शन है। अब यहाँ पर सिर्फ एनाइन और कैटाइन की इंटरेक्शन है, एनाइन और एनाइन की इंटरेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि कैटाइन का साइज थोड़ा बड़ा है। ये बड़ा कब होता है, जब रेडियस रेशो हमारी 0.155 से लेकर 0.225 के बीच में लाई करती है। और स्टूडेंट्स इस केस में जो हमारी एज लेंथ होती है वो हम कैलकुलेट ही करते हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं, हम ना ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। अब देखो ये क्या है हमारा, ये आर हो जाएगा, इसका भी आर हो जाएगा। तो ये फाइनल जब हम पूरा टोटली कैलकुलेट करते हैं तो रिजल्ट आपको मैंने बता दिया है इन ब्रीफ कैलकुलेट करके भी। हमारी एज लेंथ क्या होती है, √3 आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव, यानी कि रेडियस ऑफ कैटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन का √3 से जब उसे मल्टीप्लाई कर दोगे ऐड करने के बाद, तो हमारी एज लेंथ आ जाएगी। अब पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाएगा भी रेडियस रेशो आपको इतनी दे रखी है, मान लो आपको रेडियस रेशो की वैल्यू दे रखी है और आपको वो रेडियस ऑफ कैटाइन और रेडियस ऑफ एनाइन दे देता है। या मैं डायरेक्टली कहूँ, पेपर में आपको कैटाइन और एनाइन का रेडियस दे दिया, आपने सबसे पहले क्या करना है, रेडियस रेशो देखना है। अगर रेडियस रेशो इन दोनों के बीच में लाई करता है तो आपने ये एज लेंथ वाला फॉर्मूला लगाना है और आपने ए की वैल्यू यानी कि हमारी एज लेंथ की क्या कर देनी है, वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है। तो क्या फॉर्मूला होता है, ए इज इक्वल्स टू √3 आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव। क्लियर है, बहुत सिंपल सी चीज़ थी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हो गया केस हमारा सेकेंड वाला। अब अगर रेडियस रेशो जो है वो 0.225 है, एग्जैक्ट 0.225 है, तो ये स्टूडेंट्स जो केस होता है टेट्राहेड्रल का केस होता है। और इस केस के अंदर जो हमारे एटम्स है ना वो फेस के डायगोनल पे लाई करते हैं। तो फेस का डायगोनल कौन सा, फेसेस कौन से होते हैं, तो जहाँ मैं खड़ी हूँ ये, एक मेरे सामने वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, राइट। तो कोई भी फेस ले लेते हैं। अगर मैं यही वाला फेस लूँ तो देखो यहाँ से करूँगी, शुरू होगा फेस डायगोनल के, यहाँ से शुरू और वहाँ पे खत्म, है ना। अब कितने एटम्स इस टाइम पर एक दूसरे को छू रहे होंगे, एक तो कॉर्नर्स वाले, ये वाला कॉर्नर वाला, एक नीचे वाले कॉर्नर वाला, और एक यहाँ पर जो बॉडी के डायगोनल पे बीच, मतलब बॉडी के सेंटर पे बैठा होगा ना बीच में, वो भी उन्हें टच करेगा। तो मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, यहाँ पर देखिए, सॉरी बॉडी के डायगोनल पे नहीं, फेस के सेंटर पर, एक फेस के सेंटर पर और दो ऐसे, जैसे यहाँ पर एक हो गया, एक वहाँ हो गया, एक वहाँ हो गया, तो तीनों एटम्स एक दूसरे को टच करेंगे। तो ये हमारा टेट्राहेड्रल का केस होता है। और इसके अंदर जो हमारी एज लेंथ आती है वो आती है 2√2r, सिंपल है 2√2r। आपको रेडियस दे दिया जाएगा और आपसे पूछी जाएगी एज लेंथ बताओ, तो 2√2 करके आप आंसर बता सकते हो। इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, एनाइन जो होता है वो एक ही होता है और वो फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होता है, और दो कैटाइन्स होते हैं और वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे। मतलब ये फेस का सेंटर है तो यहाँ पर एनाइन है, और एक उस कॉर्नर पर और एक नीचे वाले कॉर्नर पर हमें क्या देखने को मिलेगा, कैटाइन देखने को मिलेगा। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें थी। ये सिंपल अगर आप याद कर लो तो वेल एंड गुड। एक टेबल जो हमने बनवाया था उसी में शायद एक कॉलम ऐड कर लो, ठीक है, मतलब एज लेंथ का, और सबकी वैल्यूज उसी में लिख लो तो आपको इजीली याद हो जाएंगी और आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कॉम्पिटिटिव में भी। ये तो 3 केस थे स्टूडेंट्स। अब मैं आपको नेक्स्ट 3 केस बताने वाली हूँ और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसी की केस के अंदर हम क्या करेंगे, Z की वैल्यू निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे NaCl में कितना होता है, CaCl में कितना होता है, और फिर हमारा जो लास्ट टॉपिक है डिफेक्ट्स वाला, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल, वो फिनिश करके आज के इस वीडियो लेक्चर में ये चैप्टर सम अप कर देंगे। क्लियर है? तो वीडियो को पॉज करके आपने क्या करना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो ये हमारा केस है इसको नोट करना है डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपको 4th, 5th और 6th केस बताती हूँ। सो येस माय डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं नेक्स्ट 3 केसेस। देखिए क्या नेक्स्ट केस है, 4th केस है। अगर आपकी रेडियस रेशो 0.225 से लेकर 0.414 के बीच में लाई कर रही है, कहाँ से, 0.225 से 0.414 के बीच में, तो स्टूडेंट्स जो हमारी एज लेंथ होती है ए, जिसे मैं कहती हूँ, वो किसके इक्वल होता है, 4/√3 आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव। किसके इक्वल होगा, 4/√3 आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव, यानी कि कैटाइन प्लस एनाइन का रेडियस। ठीक है, और या इस केस में डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, ये ZnS के केस में देखा जाता है, CaF2 के केस में देखा जाता है, Na2O के केस में। अब आपको पेपर में ना सीधा नहीं दिया जाता भी ये एटम यहाँ प्रेजेंट है वहाँ प्रेजेंट है, आपको दे दिया जाएगा ZnS के केस में एज लेंथ निकालिए, रेडियस ऑफ कैटाइन दे दिया, रेडियस ऑफ एनाइन दे दिया, तो सीधा फॉर्मूला लगाओ 4/√3 रेडियस ऑफ कैटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन, आंसर निकाल दो।
क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। तो ये इन तीनों के अंदर देखा जाता है और केटाइन जो होता है यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लीजिए भी, अगर रेडियस रेशियो हमारी 0.225 से लेकर 0.414 के बीच में लाई करेगी तो हमारी एज लेंथ ये हो जाएगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट जो आता है भी, अगर हमारा रेडियस रेशियो जो है वो 0.414 है, एग्जैक्ट 0.414 है, तो ये ऑक्टाहेड्रल के लिए आइडियल केस है। मतलब ऑक्टाहेड्रल में यही वाला केस अप्लाई होता है और जो हमारी एज लेंथ है ए है वो किसके इक्वल आती है 2√2 r नेगेटिव। किसके इक्वल आएगी 2√2 r नेगेटिव। अगर आपको रेडियस एनाइन का दे दिया जाएगा तो आप बहुत ईजिली क्या कर सकते हो, एज लेंथ निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से। और ये ऑक्टाहेड्रल वाला केस होता है जब हमारी रेडियस रेशियो 0.414 होती है। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट केस भी, अगर हमारी रेडियस रेशियो 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में लाई कर रही है। कहाँ से कहाँ, 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में लाई करेगी और ये NaCl में देखा जाता है। तो इस केस में जो आपकी एज लेंथ होती है वो क्या होती है 2 × r पॉजिटिव प्लस r नेगेटिव। अब आपको पेपर में पूछा जाता है NaCl के केस में रेडियस ऑफ एनाइन दे देंगे, कैटाइन दे देंगे, आपसे पूछेंगे एज लेंथ निकालो, तो सीधा फॉर्मूला लगाओ। या फिर आपने देखा होगा कम्युनिटी टैब में भी मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको दिया था NaCl वाला, तो हमने सीधा फॉर्मूला लगाया था, हमें एज लेंथ दे रखी थी और मतलब कैटाइन का दे रखा था, शायद एनाइन का निकालना था, कुछ ऐसे था। तो ये है कैसे, बेसिकली जैसे आप ये देख सकते हो, ये एनाइन है, ये भी एनाइन है और ये कैटाइन है। ये इसका मतलब एज लेंथ हमारी ये होगी, तो r नेगेटिव और प्लस 2r पॉजिटिव प्लस r नेगेटिव, तो ये हमारा ये आ जाएगी एज लेंथ भी a = 2r पॉजिटिव प्लस r नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है ना। इन्हें ऐड करोगे तो अगर 2r नेगेटिव हो जाएंगे, 2r पॉजिटिव हो जाएंगे, ये एक इक्वल है तो हमारा ये आ जाएगा। और NaCl के केस में ये देखा जाता है जब हमारी रेडियस रेशियो 0.414 से लेकर 0.732 के बीच में क्या करती है, लाई करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको पहले वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से नोट करोगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये तो एज लेंथ के बारे में था। अब मैं आपको बताती हूँ भी जो फॉर्मूला यूनिट होता है, मतलब जो Z हम निकालते हैं NaCl के केस में या CSCl या ZnS के केस में, इन केसेस में मैं कहूँ Z नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, तो ये भी पेपर में पूछा जाता है। आप इसको भी नोट कर सकते हो अच्छे से, सो दैट मतलब हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, हम ईजिली बता सकें। और एक रेशो भी पूछी जाती है आपसे, आपको देखने को मिलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर की रेशो, तो आप वो भी बहुत इजीली उससे लिख सकते हैं। तो वो भी मैं आपको एक टेबल की फॉर्म में करवाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा है भी, इन केसेस को आपने जस्ट याद करना है, इनको डिराइव करना तो हमारे आना नहीं है, तो हम इन्हें डायरेक्टली याद ही करेंगे। ठीक है, तो वो करवाने के बाद हम अपने फाइनल टॉपिक पे चलेंगे। तो उससे पहले वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिए। सो हाँ जी स्टूडेंट्स, अब जो मैं आपके पास लेके आई हूँ इसके अंदर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर नोट किया है और Z नोट किया भी कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, सबसे पहला द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है NaCl, इसको हम रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। NaCl का रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब NaCl नाम ही सजेस्ट करता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसे मैं AB टाइप क्यों कहती हूँ, क्योंकि इसमें AB 1 है और BB क्या है 1 है, मतलब इनकी रेशियोज क्या होंगी, सेम होगी। NaCl है तो इनकी रेशियो सेम होंगी। और आप देखोगे भी जो Z है इसके अंदर, Z मतलब टोटल कितने एटम्स हैं, टोटल 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से Na पॉजिटिव कहाँ पर प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर पर और एज के सेंटर पर, और Cl नेगेटिव कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पर। FC लिखा है मतलब फेस सेंटर। ठीक है, मैंने क्या बोला है, NaCl का स्ट्रक्चर रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसका जो Z होता है 4 होता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स Na पॉजिटिव क्या होता है, Na पॉजिटिव कहाँ पे प्रेजेंट है, Na पॉजिटिव प्रेजेंट है बॉडी के सेंटर पर और एज के सेंटर पर, और Cl नेगेटिव कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पर और फेस के सेंटर पर। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर की जो रेशियो इसकी पूछी जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है भी और कितने एटम्स आपको टच करते हैं उस एटम को, तो इसमें दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6:6, मतलब Na भी 6 में है और Cl भी 6 को छूता है, तो 6 रेशो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स पूछते हैं वो 6 लगा जाते हैं, लेकिन बल्कि नंबर ऑफ एटम्स 4 है और रेशो कितनी है, 6:6 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस पे पेपर में आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो इसको वीडियो को पॉज करके पहले NaCl का केस नोट करेंगे। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड केस है वो है ZnS का। ZnS के अंदर भी देखो हमारे पास 2 तरह के आयंस होते हैं, तो इसका जो मतलब हमें देखने को मिलता है नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इसमें भी नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है डियर स्टूडेंट्स वो है 4:4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4:4 अमाउंट में वो प्रेजेंट होगा। फिर जो हमारे पास केस आता है वो आता है CSCl का केस। CSCl के केस में जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो एक ही होता है और कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो CS पॉजिटिव है स्टूडेंट्स वो तो कॉर्नर
कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, लेकिन जो Cl नेगेटिव है वो कहाँ पर, बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट होता है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो 8:8 आता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर CsCl का। NaCl का भी पूछते हैं 6:6 और CsCl का भी पूछते हैं 8:8। अब कई क्वेश्चंस में ना आपको पोजीशन दे दी जाएगी भी A पॉजिटिव आयन है वो बॉडी के सेंटर पे और H सेंटर पे है, और B नेगेटिव जो है वो कॉर्नर और फेस सेंटर पे है। बताओ इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी। तो अगर आपको ये पोजीशन याद होगी तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर इजीली बता सकते हो। ठीक है, क्लियर है, वरना क्योंकि हम वहाँ कैलकुलेट नहीं करने बैठेंगे, इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट CsCl का केस लिख दिया, नंबर ऑफ एटम्स 1 होते हैं, Cs कहाँ पर है, कॉर्नर पर, और Cl नेगेटिव कहाँ मिलेगा, बॉडी के सेंटर पर मिलेगा, और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 8:8 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखो हमारा फोर्थ केस आता है CaF2 का केस। इसमें क्या होता है, कैल्शियम पॉजिटिव आयन +2 आयन्स होते हैं और F नेगेटिव। तो जो Ca+2 आयन्स हैं वो कहाँ पर मिलेंगे, हमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में मिलेंगे, और जो हमारे F नेगेटिव हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड में हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 8:4 और Z क्या है 4। अब जो स्टूडेंट्स लास्ट वाला आता है ना वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब देखो Z तो दोनों में ही 4 है, Na2O में भी और CaF2 में भी, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें है 8:4 और इसमें है 4:8। तो इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि इनकी पोजीशंस तो देखिए कुछ इस प्रकार ही हैं। यहाँ पर Na पॉजिटिव टेट्राहेड्रल में है और O2 नेगेटिव FCC में है, लेकिन यहाँ पर CaF2 FCC में है और F नेगेटिव कहाँ पे, टेट्राहेड्रल वॉइड पे है। सो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको याद करने वाली है। देखो जो थ्योरी की समझाने वाली होती है वो तो मैं आपको ऑब्वियसली मैंने आपको डेरिवेशंस के थ्रू एक्सप्लेन किया ही है, लेकिन ये चीज़ें आपको थोड़ा सा बस इनको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करते रहो, लिखते रहो, याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स इसके बाद वाला टॉपिक है ना वो है डिफेक्ट्स, लास्ट टॉपिक है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करूंगी, लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को पॉज करके सारे इसको नोट करना है। हाँ जी स्टूडेंट्स, सिर्फ ये आज वाला ही एक ऐसा टॉपिक था जिसको हमें याद करने की ज़रूरत है, मतलब इसके अंदर कुछ समझने वाला कुछ खास था नहीं, क्योंकि इसके अंदर Z और ये Z तो हमें निकालना आता ही है ना, Z हम निकाल सकते हैं, लेकिन Z को निकालने के लिए हमें पोजीशंस का याद करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने आपको पोजीशंस भी लिखवा दी ताकि आप पोजीशंस भी याद कर लो, भी बाई चांस Z भूल जाओ तो पोजीशंस याद हो जाएंगी, है ना। इसी तरह से हम इनका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो ये मैंने आपको एक टेबल में कर दिया, अभी इतना टाइम नहीं है, वहाँ आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिफेक्ट्स स्टडी करेंगे क्रिस्टल्स के अंदर। उसके अंदर हम स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, फ्रिंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, वो सारा कुछ स्टडी करेंगे। सो आज का वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो शेयर कर सकते हैं चैनल को। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर, और उसके साथ स्टूडेंट्स आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। सो अब हम मिलेंगे इसके बाद हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर पर, और हमारा जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है वो यहीं पर फिनिश हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स।